हेलो क्लास 10th के मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का अगला टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो अभी तक आपने इंट्रो और बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा। तो आइए चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें किसी ऑब्जेक्ट के मोशन, तो मोशन के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने स्टडी किया है ना थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, तो वो थे गैलीलियो। हम अक्सर न्यूटन को क्रेडिट देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट न्यूटन से पहले जो देना चाहिए वो गैलीलियो को देना चाहिए। तो आखिर गैलीलियो ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? आखिर गैलीलियो ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था जिससे मोशन के बारे में हमको बहुत सारी जानकारी मिली? तो वो कुछ ये एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट है क्या, तो थोड़ा समझ लेते हैं। गैलीलियो ने क्या किया, एज्यूम किया, माना कि ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है। ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये फ्रिक्शनलेस है। ये चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। तो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, दोनों तरफ कंसीडर किया और इस इंक्लाइंड प्लेन से कुछ हाइट पर इन्होंने एक बॉल को क्या किया, ड्रॉप किया, मतलब छोड़ दिया। ठीक है, तो अब आप बताओ, आपने जैसा देखोगे वही तो गैलीलियो देखेंगे, है ना? तो गैलीलियो ने क्या देखा होगा? गैलीलियो ने यह देखा होगा कि जब इस फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन नहीं है, याद रखना आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि कहीं फ्रिक्शन हो ना, आमतौर पे हर सरफेस पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगता है। लेकिन एज्यूम कर लो कि इस इंक्लाइंड सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है, यानी यहां से लेकर यहां तक इस सरफेस पे कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, और इस फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पे गैलीलियो ने एक ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, रोल डाउन किया, यानी यहां रख कर छोड़ दिया। तो गैलीलियो ने क्या देखा? गैलीलियो ने ये देखा कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे आ रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है ना? और सबसे ज्यादा वेलोसिटी कब होगी? जब ये एकदम बॉटम पर आ जाएगा। क्लियर? तो यानी कि वेलोसिटी लगातार इंक्लाइंड प्लेन पे लगातार नीचे जाते जाते वेलोसिटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहां एक अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, और अनबैलेंस फोर्स ही किसी भी ऑब्जेक्ट के जो स्टेट है, मोशन है, उसे बदल सकता है। ठीक है, और यहां मोशन क्यों बदल रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं ना, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यहां वेलोसिटी कम थी, यहां और ज्यादा, यहां और ज्यादा, यहां और ज्यादा, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब मोशन में चेंज हुआ। और ये मोशन में चेंज क्यों हुआ? क्योंकि यहां डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ और एक ऐसे, है कि नहीं? तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंपोनेंट लग रहा है वो इस बॉल को खींच रहा है। तो वही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक तरीके का अनबैलेंस फोर्स है, और उसकी वजह से ये बॉल क्या होगी, ये बॉल जैसे जैसे नीचे आएगी इसकी वेलोसिटी बदलेगी और मोशन में चेंज आएगा। ठीक है, अब गैलीलियो ने क्या देखा कि अगर ये बॉल यहां आती है और इस बॉल के पास हम एक दूसरा इंक्लाइंड प्लेन रख देते हैं, वो भी फ्रिक्शनलेस है, तो बॉल क्या होगी, बॉल अब ऊपर चढ़ना शुरू करेगी। लेकिन कितने हाइट तक चढ़ेगी? जितने हाइट से ये ड्रॉप हुई थी, नीचे आई थी, बॉल उतने ही हाइट पर ऊपर जाएगी। बात समझ में आई? क्लियर? तो जितने हाइट से यहां नीचे आई थी उतने हाइट तक ऊपर जाएगी, और इसका वेलोसिटी अब क्या होगा, अब इस जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाएगी इसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस इंक्लाइंड प्लेन पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और इस इंक्लाइंड प्लेन पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी दोनों जगह पर मोशन में, ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह लग रहा है अनबैलेंस फोर्स, और वो अनबैलेंस फोर्स इस केस में वेलोसिटी को बढ़ा रहा है और इस केस में वेलोसिटी को घटा रहा है ना? बात समझ में आई? तो यानी कि जब जब अनबैलेंस फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी या कह लो मोशन में चेंज आएगा। हाँ सर, आएगा। ठीक है, तो एक तो ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया किसने, गैलीलियो ने।
अब गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट और किया इसी में। गैलीलियो ने क्या किया, ये जो इंक्लाइन प्लेन है ना, इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब ये एंगल, इस एंगल को लगातार कम करते गए। देखो ये है ना पहला केस, एंगल और कम कर दिया, एंगल और कम कर दिया, ठीक है। तो वो क्या देख रहे हैं, उन्होंने क्या देखा कि वही जिस हाइट से बॉल को यहां छोड़ा था इंक्लाइंड सरफेस पे, ठीक है, तो उतने हाइट पर बॉल गई, और जब इंक्लिनेशन कम कर दिया गया तब भी बॉल उतने ही हाइट पर जाती है। देखो हाइट तब भी सेम है, लेकिन इस बार जो बॉल है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इंक्लिनेशन और कम कर दिया तो हाइट अभी भी वही है, लेकिन इस बार बॉल और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो मैं इंक्लिनेशन को कम करता जाऊंगा, अगर मैं इंक्लिनेशन को कम करता जाऊंगा तो बॉल जब यहां नीचे आकर ऊपर जाएगी तो वो सेम हाइट तक जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन लेस है ना। और सेम हाइट तक जाने के लिए उसे अब बार बार ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द राइट साइड प्लेन, जो राइट साइड का प्लेन है उसका ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसे अगर हम ग्रेजुअली डिक्रीज करेंगे, देन द मार्बल, ये जो मार्बल है ऑब्जेक्ट है, वुड ट्रेवल फर्दर डिस्टेंस। यहां कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां और ज्यादा, यहां और ज्यादा, और जैसे जैसे इंक्लिनेशन कम करोगे मार्बल यानी ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल हाइट तक ही जाएगा, यानी जितने हाइट से वो नीचे आया था उतने ही हाइट पे जाएगा। तो ये देखो सबकी हाइट क्या है, सेम है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, गैलीलियो ने, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम करते करते एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपने कितना कर दिया, 0 कर दिया। तो जब आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 कर दोगे तो फिर ये जो प्लेन है ये ऐसा हो जाएगा, तो ये जो बॉल है वो नीचे आएगी और फिर बॉल इसी फ्रिक्शनलेस प्लेन पर चलते चलेगी, यूनिफॉर्म मोशन करेगी, ये ना रुकेगी, कभी कभी रुकेगी नहीं, ये लगातार चलती चलेगी। इसका मतलब कि इसे रोकने के लिए फिर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यानी अभी ये क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन, यानी इसकी स्पीड अब हमेशा के लिए, क्योंकि उस हाइट पर पहुंचने के लिए इसे बहुत आगे जाना पड़ेगा, यानी अब ये हमेशा हमेशा के लिए यूनिफॉर्म मोशन करेगी। और अगर इसको रोकना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी फोर्स नहीं लग रहा, यानी कि इस समय अब इस ऑब्जेक्ट पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, ठीक है। तो यानी यूनिफॉर्म मोशन के लिए अनबैलेंस फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चलना है, स्पीड नहीं बदल रही, और स्पीड बदलना है तो फोर्स चाहिए, स्पीड नहीं बदलना है तो आपको फोर्स की जरूरत नहीं है। तो यही दो चीजें समझ में आई, कहां से, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से। तो गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से दो चीजें क्या हमको कंक्लूजन मिला, कंक्लूजन ये मिला कि अगर हम चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करना, चेंज का मतलब वेलोसिटी को बढ़ा देना या वेलोसिटी को कम कर देना या वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदल देना, तो हमें ऑब्जेक्ट पे क्या लगाना होगा, एक अनबैलेंस फोर्स लगाना होगा, रिक्वायर्ड होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज नहीं होता है और वो कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन के साथ वो ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब कि उस ऑब्जेक्ट पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स 0 है, ठीक है। तो नो अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर मान लो कोई कार है वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ठीक है, और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो वो अगले समय भी 5 मीटर पर सेकेंड से ही चलेगी, ठीक है। जब तक अब 5 से उसको आपको स्पीड बढ़ाना है या 5 से स्पीड कम करना है तो आपको क्या चाहिए होगा, अनबैलेंस फोर्स। यानी अगर मोशन में चेंज लाना है तो अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर मोशन में चेंज नहीं चाहते हो तो फिर अनबैलेंस फोर्स की जरूरत नहीं है। यानी अगर आपको मोशन बदलाव करना है किसी ऑब्जेक्ट का तो फोर्स लगाना पड़ेगा, वो फोर्स अनबैलेंस फोर्स होगा। अनबैलेंस मतलब नेट फोर्स
अनबैलेंस मतलब नेट फोर्स, है ना? क्लियर, बात समझ में आ गई? तो ये गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन से ये दो चीजें समझ में आ गई। ठीक है, मैं चल रहा था 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, अचानक मैंने दौड़ने लगा, मैं जॉगिंग कर रहा था, वॉक कर रहा था पार्क में, फिर मैं दौड़ने लगा तो मेरी स्पीड बढ़ गई। इसका मतलब कि मुझ पे फोर्स लगा होगा, कोई ना कोई अनबैलेंस फोर्स मुझ पे लगा होगा। मैं पहले भी वॉक कर रहा था, अभी भी वॉक कर रहा हूं, तो मेरी स्पीड सेम है, तो इसका मतलब मेरे पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, किसी भी अनबैलेंस फोर्स की जरूरत नहीं है। और अगर अनबैलेंस फोर्स लग गया तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो बदल जाएगा। मोशन बदलने का मतलब स्पीड यानी वेलोसिटी का बढ़ जाना, घट जाना या डायरेक्शन चेंज हो जाना, ये है। ठीक है, तो अब ये दो चीजें जब गैलीलियो से समझ में आई तो फिर इसी चीज को आगे एक्सप्लेन किया मैथमेटिकली किसने? न्यूटन ने। तो न्यूटन ने गैलीलियो के ही आइडिया को क्या किया? समझा, और उन्होंने इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, और वही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस नाम से जाना गया? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने स्टडी किया गैलीलियो को, और गैलीलियो के आइडिया ऑन फोर्स एंड मोशन, एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दीज लॉज आर नोन एज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्रेडिट तो गैलीलियो को जाना चाहिए, क्योंकि न्यूटन ने तो गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन और आइडिया को ही मैथमेटिकल रूप दे दिया, तो न्यूटन को भी क्रेडिट जाता है। लेकिन उस न्यूटन को इंस्पिरेशन कहां से मिली? गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से। तो गैलीलियो ने दो बातें समझा दी, अगर आप फोर्स, अनबैलेंस फोर्स लगाओगे ऑब्जेक्ट पर तो ऑब्जेक्ट का मोशन बदल जाएगा, और अगर आप अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाओगे तो ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं बदलेगा, ऑब्जेक्ट अपने आप यूनिफॉर्म मोशन में चलता चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर। अब न्यूटन ने जो इन मोशन को एक्सप्लेन करने वाले जो लॉ दिए, फंडामेंटल लॉज, उन्हीं को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूटन लॉज ऑफ जो मोशन है, ठीक है, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्लियर, चलिए अब इसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जो पहला लॉ है, 3 लॉ दिए थे न्यूटन ने। कितने लॉ दिए थे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में? 3 लॉ दिए थे। 3 लॉ में पहला है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, अब लॉ ऑफ इनर्शिया यानी फर्स्ट लॉ पढ़ना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का जो स्टेट होता है या मोशन का स्टेट होता है वो कितने टाइप का होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन करे या ना करे उसके 2 स्टेट होते हैं, एक या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है या ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट के 2 स्टेट होते हैं, अवस्था। जैसे आप या तो सो रहे हो या खाना खा रहे हो, है ना? तो उसी तरह ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे है या तो वो मोशन कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट के 2 ही स्टेट होते हैं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ यानी न्यूटन के तीनों लॉ समझ में आ जाएंगे, इनर्शिया, मास भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने यही पढ़ा कि गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकल कर आया कि अगर ऑब्जेक्ट का स्टेट बदलना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी अनबैलेंस फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो कि उसका स्टेट ना बदले, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे, मोशन में है तो मोशन में रहे, तो फिर अनबैलेंस फोर्स की जरूरत नहीं है। यानी अगर फोर्स लगाया तो चेंज हो गया, मोशन बदल जाएगा, या तो मोशन में रफ्तार बढ़ जाएगी या रफ्तार कम हो जाएगी, कम होकर हो सकता है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाए। तो इन सब के लिए आपको अनबैलेंस फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो आपको कुल मिला के इतना समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट के 2 स्टेट होते हैं, रेस्ट और मोशन। ठीक है, अब आइए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझते हैं। तो क्या बोल रहा है फर्स्ट लॉ? एक ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन unless compelled to change that state by an applied force। यानी सर कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि हर ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को मेंटेन करना चाहता है। अपना स्टेट मतलब स्टेट तो 2 ही है, ठीक है, यूपी हरियाणा नहीं। स्टेट मतलब या तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो क्या चाहता है? मोशन में, यानी जैसा है वैसा रहना चाहता है। जैसे आप
आपका आदत हो गई है एसी वाले कमरे में रहने की, तो आप हर जगह जाओगे तो क्या खोजोगे? एसी। उसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो चाहेगा 1 घंटे बाद में मैं रेस्ट पे रहूं, 10 घंटे बाद भी रेस्ट पे रहूं। और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो चाहता है कि मैं मोशन में ही रहूं, है ना? अभी भी मोशन, कल भी मोशन, परसों भी मोशन। यानी हर ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को मेंटेन करना चाहता है, लेकिन ये वो तभी तक कर पाएगा जब तक फोर्स नहीं लगा है। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया तो उसका स्टेट बदल सकता है, वो रेस्ट से मोशन में आ सकता है और मोशन से रेस्ट पे आ सकता है। ठीक है, और इसी को कहते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कि ए ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ऑब्जेक्ट अपने स्टेट रेस्ट ऑफ मतलब अपने स्टेट में रहता है। ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट, ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में रहता है चाहे वो रेस्ट हो या मोशन, लेकिन तभी तक जब तक फोर्स ना लगे। ठीक है, और अगर फोर्स लग गया तो फोर्स कंपेल कर देगा, मजबूर कर देगा ऑब्जेक्ट को कि तुम अपना जो स्टेट है वो बदल लो, चाहे रेस्ट से मोशन में, चाहे मोशन से रेस्ट पे। इन अदर वर्ड्स, ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट ए चेंज टू देयर स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि अगर मैं रेस्ट पे हूं तो मैं रेस्ट पे ही रहना चाहूंगा। तो यानी अगर कोई फोर्स आएगा और बोलेगा कि तुम मोशन में आ जाओ, तो मैं उसका क्या करूंगा? अपोज करूंगा। इसीलिए तो मेरी भाई अपोज करने की क्षमता है। 5 न्यूटन का फोर्स आया, मैं रेस्ट पे हूं, मैं क्या बोलूंगा? मान लो कि मैं ऑब्जेक्ट हूं और मैं रेस्ट पे हूं, 5 न्यूटन का फोर्स आया, तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं नहीं हिलूंगा, मैं रेस्ट पे रहूंगा। 10 न्यूटन का फोर्स आया, मैं भी अभी भी बोल रहा हूं रेस्ट पे रहूंगा। लेकिन मेरी एक क्षमता, एक लिमिट है। 50 न्यूटन का फोर्स आ गया, अब मुझे मजबूरी हो गई कि अब मुझे अपने रेस्ट को मोशन में बदलना पड़ेगा, अपना स्टेट बदलना पड़ेगा। तो मेरी अपोज करने की कैपेसिटी है। तो हर ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में होने वाले चेंज को अपोज करता है, लेकिन अपोज करते करते उसकी एक लिमिट है। लेकिन फोर्स अगर इतना बड़ा है कि वो अपोज ना कर पाए ऑब्जेक्ट, तो फिर ऑब्जेक्ट को अपना स्टेट बदलना पड़ जाता है और वो अपने स्टेट को रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट पे ले आता है। तो यही है फर्स्ट लॉ। यानी फर्स्ट लॉ कुल मिला के यही कहता है कि हर ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को मेंटेन करना चाहता है और वो अपने स्टेट में होने वाले चेंज को अपोज करता है। लेकिन अगर आपने एक अच्छा खासा फोर्स लगा दिया तो हो सकता है कि उसका जो स्टेट है वो बदल जाए, फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे इसको मैं ऐसे भी बता देता हूं। जैसे मान लो एक ग्राउंड पर बॉल है, ग्राउंड पर बॉल है, बॉल का स्टेट क्या है? तो आप कहोगे स्टेट इसका रेस्ट है। ठीक है, अब बॉल पे आपने पैर से लात मारी, ऐसे लात मारी, तो लात मारने से आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन बॉल अपने जगह पे से नहीं हिली। यानी उसने अपने होने वाले चेंज को, ये भाई फोर्स लगाने से हो सकता है ना कि ये बॉल किस में आ जाए? मोशन में। लेकिन बॉल ने क्या किया? अपोज किया, बॉल ने रेजिस्ट किया, नहीं मैं मोशन में नहीं आऊंगा, है ना? तो आपने क्या किया? फोर्स को और बढ़ा दिया, अब 15 न्यूटन कर दिया। लेकिन अब फोर्स को बढ़ाने पर आपने क्या देखा? बॉल अभी तक अपोज कर रही थी कि नहीं मैं मोशन में नहीं आऊंगी, लेकिन जैसे ही फोर्स लगाया अब बॉल किस में आ गई? बॉल अब मोशन में आ गई। और मोशन में आने के कारण बॉल क्या हो गई? अब रोल कर रही है, यानी अब वो मोशन में आ गई, उसने अपना स्टेट बदल दिया। तो फोर्स ने एक अच्छे खासे फोर्स, 15 न्यूटन से कम फोर्स लगाते तो अपना स्टेट नहीं बदलती बॉल, लेकिन आपने 15 न्यूटन फोर्स लगा दिया तो इतने फोर्स पर उसे मजबूर होना पड़ा अपने स्टेट को बदलने के लिए। तो यानी कि वो 14 न्यूटन तक, 14.9 न्यूटन तक तो वो अपोज ही कर रही थी ना ऑब्जेक्ट, कि नहीं मैं अपने रेस्ट पे ही रहूंगी। लेकिन जब एक सीमा पार हो गई तो फोर्स ने मजबूर कर दिया, तो ऑब्जेक्ट को अपना स्टेट बदलना पड़ा। यानी हर ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को
स्टेट को चेंज होने से कहती है रोकता है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है अपने स्टेट को बदलने से रोकती है। किसको रोकती है? फोर्स को। फोर्स, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, मैं रेस्ट पे हूं तो रेस्ट पे रहूंगी। और जो मोशन में ऑब्जेक्ट वो क्या कहेगा? मैं मोशन में रहूंगी। यानी मैं बदलाव नहीं चाहती, लेकिन मेरी कितनी चलेगी? एक फोर्स ऐसा आएगा जो मेरे इस अपोजिशन को कहेगा ना तुम्हारी नहीं चलेगी, मेरी चलेगी, तुम्हें बदलना पड़ेगा। ऐसे मम्मी ने बोला 6 रोटी खानी है, नहीं तो खेलने नहीं जाना है। तो आपने बोला क्या? नहीं, 6 रोटी नहीं खाऊंगा। मम्मी ने एक झापड़ मारा, अब आप खाने के लिए मजबूर हो गए। तो यानी कि आप अपोज कर रहे थे, लेकिन अपोज करने की एक सीमा है, और एक सीमा के बाद तो मम्मी क्या है, फोर्स आपको मजबूर कर देंगी कि नहीं खाना पड़ेगा, बस वही चीज है। तो आप क्या थे? ऑब्जेक्ट। आप अपने में बदलाव नहीं चाह रहे थे, लेकिन फोर्स आया और आपको बदल दिया, है ना? तो यही है आपका फर्स्ट लॉ। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हमको डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल या एक्सपीरियंस होते हैं जहां हम लॉ ऑफ इनर्शिया यानी फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, उसे समझ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने से हम लोग किधर? आगे की तरफ आ जाते हैं। देखो कुछ ऐसा होता है कि नहीं, है ना? तो विद द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स the car slows down but our body tends to continue in the same state of motion because of inertia. तो अब देखो, आप कार के अंदर बैठे थे, कार एक अलग ऑब्जेक्ट है, आप एक अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है? लेकिन क्योंकि कार मूव कर रही थी तो आप भी मूव कर रहे थे, लेकिन जब ब्रेक लगाया आपने तो ब्रेक कार पे लगा, तो कार रुकेगी, आप थोड़ी रुकोगे, क्योंकि आप कार का पार्ट नहीं हो, आप कार का हिस्सा नहीं हो, है ना? तो कार पे ब्रेक लगाने से कार रुक जाएगी, लेकिन आप तो अभी भी क्या थे? मोशन में। तो आप क्या चाहोगे? कि मैं मोशन में ही रहूं, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया है, और लॉ ऑफ इनर्शिया यही कहता है, फर्स्ट लॉ यही कहता है कि ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को क्या करता है? मेंटेन, अपने स्टेट को बदलना नहीं चाहता। तो आप मोशन में थे तो आप चाहोगे मैं मोशन में ही रहूं, जबकि कार क्या हो गई? रुक गई है। तो ऐसा समझो, कार रुक गई, आप मोशन में थे, तो जाहिर सी बात है क्या? आप आगे की तरफ गिरोगे और जाकर सर टकरा जाएगा। तो ये किसका एक्सपीरियंस है? ये फर्स्ट लॉ का ही तो एग्जांपल है। फिर इसका एक अपोजिट रिएक्शन भी मिलता है कि हम बस में थे, बस में बैठे और अचानक बस चलना शुरू की, तो हम किधर गिरते हैं? अगर कोई गाड़ी अचानक चलना शुरू करे और आप उस गाड़ी के अंदर बैठे हो तो आप पीछे की तरफ गिरते हो। An opposite experience is encountered when we are standing in a bus and the bus begins to move suddenly. We tend to fall backward. हम लोग पीछे की तरफ गिरते हैं। आप बाइक पे एक्सीलेटर, अचानक बाइक खड़ी थी, स्टार्ट किया आपने और फिर एक्सीलेटर दबाया, गियर में डाला, क्लच छोड़ा, तो आप पीछे की तरफ गिरोगे। तो ब्रेक लगने पर आगे की तरफ गिरना और गाड़ी अचानक स्टार्ट होने की वजह से पीछे की तरफ गिरना, ये सब लॉ ऑफ इनर्शिया यानी फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल है ना? क्योंकि आप रेस्ट पे थे, बस भी रेस्ट पे थी, तो आप क्या चाहोगे? मैं हमेशा रेस्ट पे रहूं, है ना? लेकिन बस के एक्सीलेटर दबाने से बस पे फोर्स लगा और फोर्स क्या करेगा? स्टेट को बदल देगा। तो बस का जो स्टेट था रेस्ट, वो मोशन में आ जाएगा। तो बस तो मोशन में आ गई, लेकिन आप तो चाहोगे कि मैं रेस्ट पे ही रहूं, तो बस आगे बढ़ जाएगी, आप वहीं का वहीं रहोगे, तो कुल मिला के आप किधर गए? पीछे ही गए। तो ये आपका फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है। समझ में आई बात? ठीक है। तो दिस इज बिकॉज द सडन स्टार्ट ऑफ द बस ब्रिंग्स मोशन टू द बस एज वेल एज टू आवर फीट इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस, बट द रेस्ट ऑफ द बॉडी अपोजेस दिस मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। तो हमारे बॉडी का जो पैर जो बस के कांटेक्ट में है वो बस के साथ आगे जा रहा है, लेकिन बाकी बॉडी इनर्शिया के कारण वो रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट ही पे रहना चाह रही है, वो होने वाले चेंज को क्या कर रही है? अपोज कर रही है। यानी उसके अंदर इनर्शिया के कारण ऐसा वो अपोज कर रही है, वो मोशन में नहीं आना चाहती, क्योंकि वो तो रेस्ट पे थी। तो पूरा हिस्सा रेस्ट पे रहना चाहेगा, बाकी हिस्सा आगे चला जाएगा, तो जाहिर सी बात है पीछे की तरफ गिरोगे, है कि नहीं? चलिए, तो ये था आपका
फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी लॉ ऑफ इनर्शिया के एग्जाम्पल और कंसेप्ट और डिफिनीशन। ठीक है, तो आई होप कब आपको समझ में आ गया होगा कि गैलीलियो और न्यूटन ने मिलकर किस तरीके से जो एक्सपेरिमेंट किए, फिर गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से न्यूटन ने 3 फंडामेंटल लॉ दिए जिन्हें हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहते हैं, जिनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। और इन 3 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पहला लॉ दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और अड्डा 24/7 फाउंडेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।